हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज हम करेंगे एंगल्स, जो कि हम ये चैप्टर जो कर रहे थे क्लास 6th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 4, उसका आज ये थर्ड बेसिक का वीडियो है जिसमें हम एंगल्स को कवर करेंगे। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ज़रूर बुक के साथ आप बैठें और बुक में ही नोट्स बनाएं, क्योंकि इन वीडियोस का केवल मात्र यही एम नहीं है कि आपको मैथ्स अच्छे से समझाना है। मैथ्स तो आपको आ ही जाएगी, बहुत अच्छे से क्लियर समझ में आएगी। लेकिन दूसरा है कि जो बुक हमारे पास रहती है, उस बुक को हमने पूरा 100% यूज़ कैसे करना है। ठीक है, बुक हमारी सिर्फ एक्सरसाइज देखने के काम, आंसर शीट देखने के काम, या फिर स्कूल को ले जाना और घर लाना, सिर्फ इतना ही हमें हेल्प ना करे, बल्कि इसमें जो छिपी हुई चीज़ें हैं, जो हिडन फैक्ट्स हैं, जिनको हम अक्सर छोड़ देते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, ये सारा छोड़ करके हम सीधे जाते हैं एक्सरसाइज करने। तो ये सब नहीं करना है। अपने जो रीडिंग है, लर्निंग है, उसके तरीके को अब थोड़ा सा चेंज करना है। ठीक है, और जो सोर्स हमारे पास हैं, जो रिसोर्सेज हमारे पास हैं, उनको 100% यूज़ करना हमने सीखना है। जो कि सबसे अच्छा रिसोर्स जो हमारे आसपास होता है वो होती है बुक। ठीक है, क्योंकि बुक जो होती है वो बहुत अच्छे अच्छे राइटर्स, जो बहुत बड़े, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं, उन्होंने लिखी होती है। तो अगर हम उनके अकॉर्डिंग एक एक चीज़ पढ़ के आगे बढ़ते हैं ना, तो जो हमारे बेसिक्स होते हैं वो रूट से क्लियर होते हैं, 100% क्लियर हो जाते हैं। तो ये रिक्वेस्ट है कि आप सभी जब भी ये वीडियो देखें, जो भी वीडियो को देख रहे हैं, वो प्लीज़ अपने साथ बुक ज़रूर रखें, और 2-3 कलरफुल हाइलाइटर्स भी ज़रूर रखें, और पेंसिल ज़रूर रखें, ताकि जो नोट्स बने ना, वो इतने अच्छे नोट्स हमारे तैयार हों कि जब हम रिवीजन करने जाएं तो अपनी बुक देख कर के हमें पढ़ने का मन करे। ठीक है, तो शुरू करते हैं एंगल्स। तो एंगल्स जो हमें यहाँ पर समझाया गया है, इससे पहले इसको एक बार अच्छे से रफ में समझते हैं। पहले रफ में समझते हैं कि एंगल क्या होता है। तो एंगल है जैसे हाँ, जैसे अगर अगर आपने अगर कोई व्यक्ति है और उसने इस इनिशियल पॉइंट, ये उसका इनिशियल पॉइंट था, यानी कि उसने यहाँ से शुरुआत की। ठीक है, तो यहाँ से शुरुआत करके उसने, मान लिया जाए, इतनी डिस्टेंस कवर करके अब वो यहाँ पर पहुँच गया है। ठीक है, ये उसकी फाइनल पोजीशन है। तो अगर इतनी डिस्टेंस पार करके वो यहाँ पर पहुँच गया है, और अगर हमने बताना है कि उसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी, तो किस में हम मेज़र करेंगे? हम इसको सेंटीमीटर में, मीटर में, या किलोमीटर में। ठीक है, इसमें हम इसको मेज़र करेंगे कि उसने कितने सेंटीमीटर या कितने मीटर या कितने किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर ली है। यानी कि डिस्टेंस को कवर करने के लिए हम सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, इन यूनिट्स का यूज़ करते हैं। इनको यूनिट कहते हैं। ठीक है, यूनिट मतलब उसकी इकाई, हिंदी में अगर बोलेंगे तो इकाई होता है। तो कित उसने कौन सी यूनिट में हम इसको चेक करेंगे, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, इस तरीके से। ठीक है, अब अगर कम डिस्टेंस ट्रैवल करी है, जैसे यही हमने मेजर करना है ये, तो इसको हम सेंटीमीटर में कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, तो जैसे इसको यहीं पर हम रख लेते हैं, ये तो ये अप्रॉक्स नहीं, ये फिक्स 6.5 है। यहाँ से नापेंगे तो ये 1, 2 इतना हो गया, फिर 3, 4, 5, 6, और 6 के आगे ये जो 5 पे बना हुआ यानी कि 5। तो हम ये बोल सकते हैं ये जो डिस्टेंस है वो 6.5 सेंटीमीटर की है। ठीक है, वहीं पर अगर आपको बताना हो कि आज आप एक शहर से दूसरे शहर में ट्रैवल किया है आपने। ठीक है, एक शहर में आप थे और दूसरे शहर आप ट्रैवल किए हैं, तो अब इतनी छोटी छोटी डिस्टेंस, ये इतनी छोटी छोटी डिस्टेंस से तो आप यहाँ से लेकर के दूसरे शहर तक को मेजर नहीं कर सकते, डिस्टेंस इनके बीच की। तो जो बड़ी बड़ी डिस्टेंस होती हैं, यानी कि एक यहाँ से लेके दूसरे शहर तक की जो बहुत बड़ी बड़ी डिस्टेंस होती हैं,
उनको किलोमीटर में मेजर किया जाता है। ठीक है, आपने अक्सर सुना होगा ये 1 किलोमीटर दूर है, आपका स्कूल आपके घर से 3 किलोमीटर दूर है। ठीक है, तो ये बड़ी डिस्टेंस कवर करने के लिए किलोमीटर करते हैं और छोटी डिस्टेंस कवर करने के लिए सेंटीमीटर करते हैं। अब जैसे आपने सुना होगा, अगर आपके घर में कोई मान लिया जाए कर्टेन लेना है, ठीक है, तो उसके लिए आप लोग, या बेडशीट लेनी है, तो उसको आप मीटर में मेज़रमेंट करते हैं। ठीक है, तो ये बीच की डिस्टेंस है, मतलब अलग अलग जो भी हमने लेना है, जो भी रिक्वायरमेंट है हमारी, उसके अकॉर्डिंग हम अलग अलग यूनिट्स को लेते हैं अपनी मेज़रमेंट के लिए। ठीक है, अब अगर हमें ये बताना हो कि जैसे ये एक लाइन है, लाइन सेगमेंट है। ठीक है, लाइन सेगमेंट पढ़ चुके हैं हम, ए बी, ये एक लाइन सेगमेंट है और इसी के ऊपर ये एक लाइन सेगमेंट बनाया, अब एक और लाइन सेगमेंट हम बना देते हैं। ये एक दूसरा लाइन सेगमेंट है और जिसका नाम है पी क्यू, बिल्कुल एक दूसरे को ओवरलैप किए हुए हैं, बिल्कुल सेम सेम क्या है, इनकी लेंथ भी बिल्कुल सेम है, एक दूसरे को बिल्कुल ओवरलैप किया इन दोनों ने, लेकिन दो हैं। ठीक है, एक के ऊपर एक है ऐसे। अब सेकेंड सिचुएशन में क्या होता है कि ए बी तो अपनी इनिशियल पोजीशन पे वैसे ही है। ठीक है, ए बी, लेकिन यहाँ पर आपने क्या किया, जहाँ पर पी क्यू था, पी वाले पॉइंट को आपने फिक्स कर दिया। मतलब यहाँ से, जैसे अगर दो एक दूसरे के ऊपर आपने क्या रखे, एक दूसरे के ऊपर दो डंडे ही रख दिए मान लिया, तो एक जो डंडे की इनिशियल पोजीशन थी एक जगह पर, उसको हाथ से पकड़ लिया जो कि थी पी वाली। ठीक है, और जो क्यू वाला था उसको आपने पकड़ करके ऐसे घुमाना शुरू कर दिया। ठीक है, जैसे इसको समझते हैं, जैसे कि ये दो स्केच हैं, स्केच पेन हमने लिए हैं, तो ये अभी बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर नीचे हैं। ठीक, बिल्कुल बराबर इन दोनों की लेंथ है। तो अब जो नीचे पिंक वाली है ना, तो पिंक वाली को तो फिक्स रखा ऐसे ही इसको, लेकिन ये जो ऊपर वाली है इसको रोटेट करना शुरू किया। ठीक है, तो यहाँ से हमने एक पॉइंट तो इसका फिक्स रहेगा, लेकिन दूसरे को ऐसे रोटेट करना हमने शुरू कर दिया ऐसे। ठीक है, तो माना अब इतना हमने इसको रोटेट कर दिया ऐसे, और भी कर रहे हैं ये। ठीक है, सॉरी, ये फिक्स है, पिंक वाला अपनी जगह पे फिक्स है, लेकिन ये ऐसे रोटेट कर रहा है आगे को। अब डिस्टेंस तो कवर कर नहीं रहा है ये, पहले ऐसा तो हम नहीं कह सकते पहले स्केच पेन यहाँ थी अब वहाँ चली गई, दूसरी जगह पे चली गई। इनिशियल पॉइंट तो बिल्कुल वही है जो पहले था, इनिशियल पॉइंट वही है, बस जो ये यहाँ था, यहाँ पर था, वो अब ऐसे इधर हो चुका है, यानी कि अब ये चीज़ बन रही है, ये इतना रोटेशन, ये यहाँ पहुँच गई है, इसका इनिशियल पॉइंट था यहाँ, अब वो यहाँ से घूम करके यहाँ पहुँच गई है। ठीक है, तो जो ये रोटेशन को हमने दिखाना होता है कि कितना रोटेट हुई कोई भी फिक्स चीज़, जैसे अब इसी को यहाँ पर समझ लेते हैं, पी क्यू यहाँ था पहले इनिशियल पोजीशन पे, तो अब उस पी क्यू को हमने क्यू वाले को पकड़ा और ऐसे रोटेट करना शुरू किया, पी वाला यहीं पर फिक्स है। ठीक है, तो इसको जब हम ऐसे आगे मान लिया, अब ये हो गई है पोजीशन, पी यहीं पर है और क्यू अब यहाँ पहुँच गया है। ठीक है, तो ये इतना रोटेट हो चुका है ना, घूम चुका है। इसका जो डेली लाइफ का एग्जाम्पल है ना, जब हम अपनी विंडो को ओपन या क्लोज करते हैं, विंडो को या फिर डोर को, डोर का भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। जैसे डोर क्या होता है, उसका एक जो हिस्सा होता है, एक पार्ट, वो तो अटैच रहता है वॉल के साथ, और दूसरी वाली साइड को हम घुमाते रहते हैं। जैसे ये मान लिया जाए फिक्स साइड है जहाँ पर कि डोर हमारा लगा हुआ है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर हमारा दरवाज़ा बना है, ऐसे समझ जाएंगे आप सभी, तो इसको हम खोलते या बंद करते रहते हैं। जैसे ये है, ठीक है, ये हमारा ये फिक्स वॉल पे लगा हुआ है और ये है। ठीक है, अब इसको हम ऐसे घुमाते रहेंगे। ठीक है, जैसे और समझ लेते हैं। हाँ, तो जैसे ये एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, ये पेपर हमने ऐसे फोल्ड कर दिया। ठीक है, ये दो पार्ट्स में ऐसे फोल्ड कर दिया। अब ये वाला जो साइड है ना, ये तो ये तो फिक्स है, ये दोनों के लिए इनिशियल साइड हो गई दोनों के लिए। अब ये दो हैं ऐसे दो, तो अब ये कितना रोटेट हो रहा है,
ये पहली इनिशियल पोजीशन है। अब ऊपर वाले का रोटेशन शुरू हुआ हमारा, ये, ठीक है, ये। तो ये जो बीच का एंगल था, मतलब इसी को बोलते हैं एंगल, ये एंगल समझाने की मैं कोशिश कर रही थी। तो ये जो इनके बीच में बन रहा है ना, जब यहाँ था तब तो ज़ीरो एंगल है, बिल्कुल एक दूसरे को ओवरलैप किए हुए हैं, तो बिल्कुल रोटेशन नहीं है, मतलब ज़ीरो एंगल। लेकिन अब जब हमने इसको खोलना ऐसे शुरू किया, तो ये अब वो एंगल बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे खुलेगा वैसे वैसे बढ़ता जाएगा, ठीक है। ऐसे ही इस तरफ से भी कर सकते हैं, ये ज़ीरो एंगल हो गया। फिर इसको ये तो फिक्स रहा, ये दूसरे वाले को उठाते गए ऐसे, ठीक है, ये। तो ये जो ये रोटेशन की जो यूनिट होती है वो होता है एंगल। ये जो रोटेशन का, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पर था, इसने डिस्टेंस ट्रेवल करके यहाँ चला गया, ऐसा नहीं पूछ रहे। रोटेशन पूछ रहे हैं कि कौन सी चीज़ कितना घूम रही है, तो रोटेशन की यूनिट होती है एंगल, ठीक है। समझ आ गया होगा कि कौन कितना रोटेट कर रहा है, ठीक है, घूम रहा है अपनी इनिशियल पोजीशन से। तो 2D में तो समझ आ गया होगा, जैसे ये दो लाइन है, तो यही पी क्यू और ए बी का एग्जांपल ले लेते हैं। पी क्यू, ए बी अपनी पोजीशन पे हमेशा फिक्स रहेगा, पी क्यू चेंज होता रहेगा, जैसे ए बी पी क्यू। पी क्यू पहले यहाँ पर है, यहीं पर रहा, फिर क्यू यहाँ पर पहुँच गया है तो ये एंगल बन गया, फिर क्यू यहाँ पर पहुँच गया तो फिर एंगल बढ़ गया, फिर ये एंगल इतना पहुँच गया, ये अब क्यू की पोजीशन है। फिर क्यू बिल्कुल ऐसे सीधा, मतलब जैसे ये होता है हॉरिजॉन्टल लाइन थी पहले पी क्यू, अब वो बिल्कुल सीधा हो गया है ऐसे वर्टिकल डायरेक्शन में, तो एक एंगल ये बन गया है। उसके बाद हम और भी आगे को बढ़ सकता है ना, तो पी क्यू को फिर और इसको घुमाया और फिर यहाँ पहुँच गया, तो ये एंगल बन गया। और ज़्यादा इसको और घुमाया, ये घुमाने से हो रहा है ऐसा, ठीक है। जितना हम क्यू को पकड़ के घुमा रहे हैं उतना उतना एंगल इंक्रीज होता जा रहा है। तो अब यहाँ पहुँच गया, ठीक है, ये अब क्यू है, फिर इसको और इतना ज़्यादा घुमा दिया, यहाँ पर पहुँच गया, और फिर इतना घुमाया कि एक राउंड लगाने के बाद ये जो क्यू है फिर से पूरा एक राउंड लगा करके अपनी इनिशियल पोजीशन पे वापस आ गया है, ठीक है। तो अभी ये बाद में सीखेंगे, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 360 डिग्री। ये डिग्री जो होती है ना, कुछ भी हमने लिखा जैसे 1, और 1 के ऊपर जो हम ये सर्कल बना देते हैं, छोटा सा सर्कल, ठीक है, ज़ीरो, ज़ीरो जैसा जो ये होता है, इसको कहते हैं डिग्री। और इसी से हम मेज़र करते हैं एंगल, एंगल कितने डिग्री का बना है, 1 डिग्री का है, 2 डिग्री का। तो ये अभी हम इसको रहने देंगे, अभी हमने सिर्फ एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, ये सब सीखना है, ठीक है। तो समझ गए होंगे हम इससे। अब आते हैं बुक का, पढ़ते हैं। बुक में दिया है, एंगल्स आर मेड व्हेन कॉर्नर्स आर फॉर्म्ड। जब कोने बनते हैं, कोने जैसे हम कह सकते हैं डोर, विंडो का, वहाँ पर भी कॉर्नर बनते हैं ना, कॉर्नर में फिक्स रहता है और आगे की विंडो को हम फिर रोटेट करते हैं अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स में, ठीक है। तो जब कॉर्नर बनते हैं तो ही हमारे क्या होते हैं, एंगल्स फॉर्म होते हैं। हेयर अ पिक्चर, फिगर 4.16, ये जो हमें दिया है, वेयर द टॉप ऑफ द बॉक्स इज लाइक अ हिंज्ड लिड। हिंज्ड मतलब होता है टिका हुआ, जिसको नहीं पता होगा वो यहीं पर इसमें अंडरलाइन करके यहीं पर को हिंदी मीनिंग भी साथ में लिख लेंगे। हिंज्ड लिड है, यानी कि वो इसके ऐसा है, मतलब बॉक्स ऐसा लग रहा है कि उसके ऊपर जो है टिका हुआ है, जो उसकी लिड है ऊपर की, तो मतलब उसको हम टिका हुआ है तो रोटेट कर सकते हैं, वो फिक्स नहीं है दोनों तरफ, उसको पूरा चारों तरफ से फिक्स नहीं कर दिया, उसको हम रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। द एजेस ए डी ऑफ द बॉक्स एंड ए पी ऑफ द डोर। डोर का ए पी, ये जो दरवाज़ा है जो खुलने और बंद हो सकता है, ये ए पी क्यू आर का जो ए पी वाला हिस्सा है वो बॉक्स के साथ अटैच होगा, ठीक है। जैसे घर के दरवाजे वॉल के साथ जो साइड अटैच रहती है, ठीक है, जिसको हम अलग नहीं कर सकते, वो है ए पी इस बॉक्स का। और दूसरा जो आर क्यू है, वो आर क्यू पहले लिड होगा, आर डी के ऊपर होगा और क्यू इस पॉइंट पे होगा, यानी कि बंद। फिर हमने इसको इस कॉर्नर से, जो ए पी वाला कॉर्नर है, वहाँ से हमने जो फिक्स था मतलब, तो आर क्यू से हमने उठाना शुरू किया, ठीक है। आर क्यू से हमने उठाया तो क्या होगा, जैसे ये एक
साइड है तो उसके ऊपर फिर एंगल बनना शुरू हो जाएगा ये, ठीक है। ढक्कन पूरा खुल जाएगा तो 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा पूरा, और फिर हम ये ऐसे आधा एंगल्स में खोलते रहेंगे, थोड़ा कम ज़्यादा, तो एंगल अलग अलग मेजरमेंट के बनते रहेंगे, ठीक है। तो अब हम इनको इमेजिन करते हैं कि ये दो रे हैं, रे ही होंगी क्योंकि ए डी को आगे को इंक्रीज़ किया है, ए इनिशियल पॉइंट हो गया लेकिन डी को हम आगे तक बढ़ा रहे हैं। सेम जो पी है, पी को भी हमने ऐसे आगे को इंक्रीज़ कर दिया है। तो अब क्या होगा, ये जो ए डी और ए पी, ये हमें क्यों बता रहा है इस बॉक्स में, क्योंकि अभी जो हमारे कोर्स में है वो हम ऐसे ही सीखेंगे, 2 डायमेंशनल, मतलब ये गया ए डी और यहाँ से ये गया ए पी, ठीक है। ये 2D फिगर है, इसको हम बुक में बना सकते हैं, लेकिन इससे हम इसको हम बुक में बना करके नहीं समझ सकते ना। जो हमारा 3D डायग्राम है, बॉक्स एक 3 डायमेंशनल डायग्राम होता है, यानी कि उसमें लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों ही चीज़ें होती हैं। लेकिन जो हमारी कॉपी है, जो पन्ना है, ये पेज, इसमें आएंगे बाद में कि क्या होता है 3 डायमेंशनल, क्या होता है 2 डायमेंशनल। लेकिन अभी क्योंकि हमें समझना है ऑब्ट्यूस एंगल, एक्यूट एंगल, है ना, राइट एंगल, तो हम बिल्कुल बेसिक पे आ रहे हैं अभी एंगल के, तो वो हमें प्रैक्टिकली बता रहे हैं कि इसका डेली रूटीन में कहाँ पर यूज़ है, क्योंकि डेली रूटीन में 2 डायमेंशनल फिगर पर हमने काम नहीं करना होता है, ठीक है। डेली रूटीन में जो एंगल्स का काम होता है, रोटेशन का काम होता है, वो 3D में होता है। लेकिन क्योंकि अभी हम बेसिक कर रहे हैं तो हम शुरुआत यहीं से करेंगे कि 3D का डायग्राम दिखा करके उसके अंदर हम समझने की कोशिश करें 2D के एग्जाम्पल से, ठीक है, 2 डायमेंशनल के एग्जाम्पल से। अभी सारा क्लियर समझ में आ जाएगा, एक बार आगे देखते हैं। तो क्या कह रहा है, ये जो दो हमारे रे हैं उसमें से जो ए पॉइंट है ना वो कॉमन है, ये ए वाला जो पॉइंट है, ये ए पॉइंट कॉमन है, ये फिक्स है, ठीक है। इसको हम अलग अलग नहीं कर सकते, ए पी और ए डी को, ये फिक्स है, ए वाला पॉइंट कॉमन है। अब हमने ए पी, तो ये जो दो रे हमारी गई, इनके बीच में एक एंगल बन रहा है, ठीक है, जो हमने सीख लिया अभी। एंगल कब बनता है, जब कॉर्नर का निर्माण होता है, कॉर्नर बनेंगे तो ही एंगल वहाँ पर बनते हैं। द टू रेज हेयर टुगेदर आर सेट टू फॉर्म एन एंगल, तो ये दो रे जो बना रही हैं, इसी को ये क्या निर्माण कर रही है, एक एंगल का निर्माण कर रही है, एंगल फॉर्म कर रही है, ठीक है। एन एंगल is made up of two rays starting from a common initial point। एंगल क्या होता है, ये एंगल की डेफिनेशन है, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा सभी। एंगल की डेफिनेशन क्या है, एंगल इज़ मेड अप ऑफ टू रेज, यानी कि एक एंगल को बनाने के लिए 2 रेज की ज़रूरत होती है और एक कॉमन इनिशियल पॉइंट की ज़रूरत होती है। जैसे ये हो गई पहली रे, इसको नाम दे देते हैं ओ ए, ठीक है। और ये कॉमन इनिशियल पॉइंट से, यानी कि कॉमन है तो दूसरी रे भी यहीं से शुरू होगी, तो यहाँ से आगे को बढ़ेंगे, इसका नाम हम दे देते हैं बी, ठीक है। तो ये दो रे हैं और एक कॉमन इनिशियल पॉइंट है ओ, तो यहाँ पर को फॉर्म होता है एक एंगल, ठीक है, जिसको कि कर्व से रिप्रेजेंट करते हैं। द टू रेज, यानी कि ओ ए एंड ओ बी, फॉर्मिंग द एंगल आर कॉल्ड द आर्म्स और साइड्स ऑफ द एंगल। तो इसे क्या कहते हैं, साइड ऑफ एंगल। और ये क्या होता है, कॉमन इनिशियल पॉइंट इज़ द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। ये क्या है, ये वर्टेक्स हो गया ये। लेकिन आप अपनी कॉपी ऐसे ख़राब नहीं करेंगे, आपने क्या करना है, आपने जो बुक है अपनी उसमें ऐसे लिखना नहीं है, केवल समझाने के लिए है। आप केवल ये चीज़ जो इम्पॉर्टेंट होती है ना, तो उसको ही केवल हाईलाइट ज़रूर करना है। लेकिन ये एक्स्ट्रा फिगर आपको कैसे बनाने हैं, आपने अलग से एक ऐसे वाइट पेपर या कलरफुल पेपर कैसा भी ले लेंगे और इसमें ड्रॉ करेंगे, ठीक है।
इसमें हम लोग इसलिए ड्रॉ करेंगे ताकि हमें बिल्कुल क्लैरिटी से समझ भी आए और हमारी बुक भी ख़राब ना हो, ठीक है। बुक को इतने अच्छे तरीके से मेंटेन करना है कि जब हम रिवीजन करें ना तो खुद मतलब बुक को देख करके हमें और ज़्यादा पढ़ने का मन करे, ठीक है। ऐसी इसमें मेहनत करनी है। तो ये हमारा एंगल हो गया। इसमें अब हम लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे ये और ये, इन दोनों को हमने साइड्स या फिर आर्म्स, ये दो नाम होते हैं इनके। और ये जो ओ है इसको हम कहेंगे वर्टेक्स, और ये जो बन रहा है हमारा एंगल, ठीक है। तो अब इसको हमने यहीं पर अटैच कर देना है ऐसे, और खोलेंगे ये तो नीचे हमें डेफिनेशन मिल जाएगी इसकी, और इस डायग्राम से हमें और ज़्यादा क्लैरिटी से समझ आ जाएगा। तो इसको यहीं पर ऐसे ग्लू से इसको यहीं पर अटैच कर दीजिएगा। अब बढ़ते हैं आगे। दिस इज़ एन एंगल फॉर्म्ड बाई रेज ओ पी एंड ओ क्यू। अब ये जो एंगल बना हुआ है ये टू रेज ओ पी एंड ओ क्यू से मिलकर बना है। टू शो दिस वी यूज़ अ स्मॉल कर्व एट द वर्टेक्स। वर्टेक्स पर हम ये छोटी सी एक कर्व से इसको शो करते कि ये इतना एंगल बना है, ठीक है। तो जो ओ तो वर्टेक्स है इसका, ओ इज़ द वर्टेक्स। व्हाट आर द साइड्स, साइड्स क्या हैं? आर दे नॉट ओ पी एंड ओ क्यू, क्या ओ पी और ओ क्यू नहीं है? तो यस, ओ पी और ओ क्यू ही इस एंगल ओ की साइड्स हैं, ठीक है। हाउ कैन वी नेम दिस एंगल? अब इसको नाम कैसे दे सकते हैं, क्या कहेंगे इसे? इसको एंगल ओ पी कहेंगे, एंगल ओ कहेंगे, एंगल क्यू कहेंगे, या फिर कुछ और कहेंगे। तो जैसे हम बोलते हैं ना कि जिससे हमें पता चल जाए, जैसे ओ पी रे बोला तो हम सीधे यहीं देखेंगे, यहाँ नहीं देखेंगे। तो ऐसे ही इस एंगल को हम क्या नाम दें वो सीखते हैं। वी कैन सिंपली से दैट इट इज़ एन एंगल एट ओ। ये एंगल कहाँ पर है? ओ पर बना है। टू बी मोर स्पेसिफिक, हम सिंपली तो इसको एंगल ओ कह सकते हैं, मतलब आगे से एंगल साइन लगा दे एंगल ओ, या लिख भी सकते हैं एंगल ओ, ठीक है। ये दो रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन और ज़्यादा स्पेसिफिक बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इस ओ के दोनों तरफ लेफ़्ट हैंड साइड में भी राइट हैंड साइड में भी 2 पॉइंट्स और लिख देते हैं। और वो 2 पॉइंट्स कहाँ से हमें मिलते हैं? रे के पॉइंट। रे में सिचुएट करने वाले कोई भी, रे में सिचुएटेड कोई भी एनी पॉइंट अगर हम इसके लेफ़्ट एंड राइट में लगा दें तो फिर ये एक बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाता है, ठीक है। जैसे ये एंगल है तो इसको हम कह रहे हैं ओ, एंगल ओ। तो ओ से पहले इस पी को लगा दें क्योंकि ये ओ पी साइड है इस एंगल की, और इस साइड में बनने वाला, इस साइड में सिचुएटेड ये पी पॉइंट है, तो इसको हमने लेफ़्ट हैंड साइड में रख दिया। और जो अनदर साइड है ओ क्यू, तो उसका क्यू पॉइंट हमने ले लिया। ज़रूरी नहीं है यहाँ पर क्यू दिया है तब हम क्यू लिख रहे हैं। अगर यहाँ पर मान लिया जाए एक और पॉइंट होता, माना कि यहाँ पर पॉइंट ए होता, एज्यूम कर लेते हैं, तो फिर इसी एंगल को हम पी ओ ए भी कह सकते थे। जो पी ओ ए कहते ना वो भी इसी एंगल को रिप्रेजेंट करता, ठीक है। पी ओ ए, पी ओ क्यू सेम इस एंगल को ही रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। ऐसे समझ जाएंगे। थस एंगल पी ओ क्यू इज़ अ बेटर वे ऑफ नेमिंग द एंगल। तो एंगल आगे से लिख करके पी ओ क्यू, इसी को हम क्यू ओ पी ऐसे भी कह सकते थे। तो ये बेटर तरीका है इस एंगल को लिखने का, ठीक है। लेकिन अब इस एंगल की जगह पर अगर हम एंगल का साइन बना दें इस तरीके से, तो ये होता है हमारा एंगल ओ का डिनोशन, ठीक है। इससे पता चलता है कि हमने इसको कैसे डिनोट किया है, एंगल पी ओ क्यू। अब आगे देखते हैं, थिंक, डिस्कस एंड राइट। अब इस वाले डायग्राम पर आते हैं। लुक एट द डायग्राम, इस डायग्राम को देखो।
अब हमें ये जो एंगल P है ना, ये जो बन रहा है ऐसे, मतलब यहाँ पर हम एंगल का क्या नाम देंगे, कैसे हम इसको दिखाएंगे एंगल, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हम बोलते हैं ये एंगल P है, मतलब ये P वर्टेक्स में बनने वाला एंगल बताओ कहेंगे, तो हम उसको एंगल P अगर लिख देते हैं सिंपल, अगर इसको हमने सिंपल एंगल P लिख दिया ऐसे, ठीक है। तो इस एंगल P से फिर हम क्या समझें, ये एंगल P ये ऊपर वाला एंगल है, ये नीचे वाला एंगल है, या फिर ये पूरा ही एंगल है। तीन तरीके से क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए अगर हम P वर्टेक्स PA PB टू रेज, P हो गया वर्टेक्स और PA एंड PB दो रेज, तो एक एंगल को बनाने के लिए इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक होता है वर्टेक्स और दो उसकी साइड्स जो कि रेज होती हैं, इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो P वर्टेक्स भी मिल गया, PA PB टू रेज भी मिल गई। तो P वर्टेक्स से हम इसको एंगल APB, ये भी तो वही है ना, एंगल P को हम APB, अगर हम PA और PB एज अ रे लेते हैं। अब हम रे चेंज कर देते हैं, वर्टेक्स सेम है हमारा, वर्टेक्स सेम है P, लेकिन रेज चेंज कर देते हैं। जहाँ पर अभी हमने PA और PB लिया था, अब हम PB और PC ले लेते हैं, ठीक है, PB और PC। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, B से शुरू करेंगे, BPC, वर्टेक्स ऑलवेज बीच में रहता है, ठीक है, मिड में रहता है, BPC। अब अगर और रे बदल देते हैं, अब ये नीचे वाली भी दो ना लेकर के ये जो ऊपर PA और नीचे वाली PC ले लेते हैं, वर्टेक्स अभी भी सेम है P, ठीक है। तो दूसरा ये हो गया। तीसरा हम इसको ले लेते हैं APC, एंगल APC, ठीक है। तो अब इन तीनों में से हम कौन सा एंगल माने, क्योंकि वर्टेक्स तो तीनों में ही P है, बस हमने रे चेंज की हुई है इसकी, ठीक है। तो हमेशा जो ये अगर पार्ट्स हो रहे हैं, जैसे अगर ये है P, ठीक है, तो यहाँ पर ठीक है हम इसको एंगल P भी कह सकते हैं। और अगर इन दो रेज में दो पॉइंट हमें दिए हैं A और B, तो इसी को हम एंगल APB या फिर एंगल BPA, चाहे A से शुरू करके B तक पहुँचो, चाहे B से शुरू करके A तक पहुँचो, ये दोनों सेम होते हैं, कैसे भी लिख सकते हैं इनको। तो ऐसे तो लिख सकते हैं, P भी लिख सकते हैं उसको और ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन जहाँ पर पार्ट्स हो जाते हैं, मतलब जैसे ये अगर यहाँ पर अब P है, तो अब हम इस एंगल को सिंपल P नहीं कहेंगे, ठीक है। उसको और ज़्यादा स्पेसिफिक करने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि अगर हम ये एंगल बताना चाह रहे हैं, तो हमें इन दो पॉइंट्स को, माना ABC एज्यूम कर लेते हैं ABC हैं, तो हमने ये बताना है, तो हम उसको एंगल P नहीं करेंगे, वो गलत है, ठीक है। हमने क्या करना है, APB, और ये वाला एंगल दिखा रहे हैं तो उसको BPC, और अगर पूरा एंगल दिखा रहे हैं तो उसको APC ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और ये तो क्लियर ही होगा कि APC को हम CPA भी लिख सकते हैं, APB को हम BPA भी लिख सकते हैं, और BPC को हम CPA भी लिख सकते हैं। इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन जब ऐसे पार्ट्स हो जाएं, एक ही वर्टेक्स से दो से ज़्यादा रे निकल रही हों, एक वर्टेक्स से दो से ज़्यादा मोर देन 2 रेज अगर निकल रही हैं, तो फिर हम उसको स्पेसिफिक करेंगे, और ज़रूर वो जो वर्टेक्स है उसके लेफ़्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी रे के पॉइंट को ज़रूर लिखेंगे, ठीक है, ताकि हमें पता चले कि कौन सी रे को इंक्लूड किया गया है, और रे का पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पर APB होने से हमें ये पता चल गया कि कौन सी रे के बारे में बात कर रहे हैं, PA वाली रे के बारे में A से पता चला। फिर हम आए P पर, फिर जा कहाँ तक रहे हैं वो हमें बताएगा
अनदर रे। तो ये PC, ये जो C पॉइंट है ना, तो वो PC रे पर लाई करती है। तो हमें पता चलेगा कि दूसरी जो एंगल की दूसरी साइड है या दूसरी जो आर्म है वो PC है। तो यानी कि हम एंगल को फिर इतना बड़ा करेंगे, ये वाला एंगल हम फिर रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा। हाँ, तो यहाँ पर यही लिखा है कि बाई एंगल P वी मे मीन APB, CPB और इवन APC। ठीक है, तो वी नीड मोर इन्फॉर्मेशन, फिर हमें और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए इन स्पेसिफाइंग द एंगल, किसी भी एंगल को स्पेसिफाई करने के लिए द वर्टेक्स इज़ ऑलवेज रिटन एज द मिडिल लेटर। जो वर्टेक्स है उसको हम हमेशा बीच में रखेंगे, और जिन दो रे को हम इंक्लूड कर रहे हैं, जिन दो रे के बीच का एंगल के बारे में हम बात कर रहे हैं, उन दो रेज के कोई भी एक पॉइंट, ठीक है, ताकि उससे पता चले कि कौन सी रे के बारे में हम बात कर रहे हैं, उन रे में लाई करने वाला कोई भी एक पॉइंट हम उस वर्टेक्स के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में लिख देंगे। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट में आते हैं। यहाँ पर क्या समझा रहा है हमें, टेक एनी एंगल, कोई भी एक एंगल ले लें, जैसे हमने यहाँ पर ये लिया है, से एंगल ABC, ABC, जिसको कि हम CBA भी लिख सकते हैं, वो बिल्कुल सेम है। ठीक है, अब क्या करना है, शेड दैट पोर्शन ऑफ द पेपर, पेपर का वो पोर्शन शेड करो, बॉर्डरिंग BA को एक बॉर्डर लेते हुए वो पोर्शन शेड करो, कह रहा है, जिसमें BC लाई करता हो। ठीक है, मतलब एक पोर्शन जैसे ये है, हमने इसको ऐसे शेड किया, ऐसे। ठीक है, आगे को बढ़ाया, मतलब ये जो रे थी उसको हमने ऐसे आगे को और भी बढ़ा सकते हैं, अभी हम इसको इतना ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमने इसको आगे बढ़ाया, और इसी में ये जो हमने रीजन शेड किया है ना, ये जो BC वाली लाइन है वो इसी रीजन में लाई कर रही है, दिख रहा होगा ना साफ साफ ये। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। नाउ शेड इन द डिफरेंट कलर द पोर्शन ऑफ द पेपर बॉर्डरिंग BC। अब बॉर्डर क्या बन गया है, BC, एंड वेयर BA लाइज। तो अब जैसा पहले किया था जस्ट उसके ऑपोजिट करना है, जैसे पहले BA को बॉर्डर मानते हुए ऐसे ऊपर की ओर शेड किया था, तो इसमें BC को बॉर्डर मानते हुए नीचे की ओर शेड करना है, जिसमें जो ये दूसरी रे BA है वो लाई कर रही होगी। तो ये दिख रहा है सभी को। अब आते हैं, द पोर्शन कॉमन टू द बोथ शेडिंग्स इज़ कॉल्ड द इंटीरियर ऑफ एंगल ABC। तो नीचे से भी हमने ऊपर को किया, यानी कि इस BA से ऐसे ऊपर को और BC से ऐसे नीचे की ओर। ठीक है, तो जो दोनों में यहाँ पर दिख रहा होगा ना, ऐसे क्रॉस बहुत सारी लाइंस बनी हुई हैं, तो ये जो पोर्शन हमें मिला ये क्या कहलाता है, इंटीरियर। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे, ये है इंटीरियर ऑफ द एंगल ABC या CBA। Note that the interior is not a restricted area, it extends indefinitely since the two sides extend indefinitely। देखिए, जैसे ये कह रहा है कि ये जो इंटीरियर वाला पोर्शन है ये रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, मतलब ये केवल मात्र इतना जितना हमें दिखाया है उतना नहीं है ना। ये समझते हैं हम कैसे, जैसे ये रे जो एरो बने हुए हैं ना, रे के जो एरो बने हुए हैं वो हमें क्या बता रहे हैं, ये एरो हमें बता रहे हैं कि ये रे यहीं पर को ख़त्म नहीं हो रही है, इसको अभी हम इनडेफिनेटली आगे तक बढ़ा सकते हैं दोनों रेज को। ठीक है, तो अगर हमने इतना नहीं, अगर बड़ा सा पेपर होता, बड़े से उसमें हमें दिखाना होता, तो क्या करते, इसको इतना बड़ा बना देते, यहाँ से इतना बड़ा बना देते, और फिर ये सारा रीज़न जो है वो सारा इंटीरियर ऑफ द एंगल होता। ठीक है, तो ये रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, ये जितना आगे को बढ़ाएंगे रेज को, ये पोर्शन भी, इंटीरियर पार्ट भी उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाएगा। ठीक है,
आगे देखते हैं। इन दिस डायग्राम, इस डायग्राम में x इज़ इन द इंटीरियर ऑफ द एंगल z। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये x कहाँ पर लाई करता है, ये जो एंगल है उसके अंदर, ठीक है, ये इंटीरियर में है। z इज़ नॉट इन द इंटीरियर, ये अंदर तो नहीं है बट इन द एक्सटीरियर ऑफ द एंगल, तो बाहर का, इंटीरियर को छोड़ के बाहर का जो ये सारा पॉइंट है वो कहलाएगा एक्सटीरियर ऑफ द एंगल। तो z कहाँ लाई कर रहा है, एक्सटीरियर ऑफ द एंगल। और ये जो s है, यानी कि ये s जो है इज़ ऑन द PQR, ये PQR जो एंगल है उस पर लाई कर रहा है। जैसे इससे पहले कर्व में सीखा था हमने, कर्व में क्या था, जैसे ये एक कर्व है, ये रिवाइज कर लेते हैं एक बार। जैसे ये कोई भी कर्व, कोई सा भी कर्व, फिक्स शेप एंड साइज ना भी हो तो चलेगा। जैसे ये हमने ले लिया तो ये वाला पार्ट इसका इंटीरियर पार्ट था और ये बाहर वाला पार्ट इसका एक्सटीरियर पार्ट था, ठीक है। और ये है, ये जो बाउंड्री बनी है पेंसिल से, ठीक है, जिस बाउंड्री ने इस पिंक कलर के पेपर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक तो इस कर्व के अंदर वाला पार्ट और दूसरा हो गया इसका बाहर यानी कि एक्सटीरियर पार्ट। तो ये जो बाउंड्री वाला पार्ट है जहाँ पर पेंसिल दिख रही है, इसको कहते हैं ऑन द कर्व, ठीक है। तो सेम ऐसे ही अब एंगल है, तो इसमें भी 3 पार्ट हो जाएंगे। कौन कौन से, इंटीरियर ऑफ द एंगल, एक्सटीरियर ऑफ द एंगल और तीसरा ऑन द एंगल, ठीक है। तो ये बेसिक हमारे यहीं पर क्लियर होता है। अब कर लेते हैं एक्सरसाइज 4.3। बहुत ज़्यादा इजी है, मतलब अच्छे से समझ आ जाएगा। अगर फिर भी कुछ समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। जैसे अब पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेम द एंगल्स इन द गिवन फिगर। ये जो फिगर हमें दिया है इसमें एंगल्स के नेम लिखो, ठीक है। तो अभी हमने बेसिक्स में पढ़ा था कि अगर वर्टेक्स 2 रेज से ज़्यादा बार, मतलब वर्टेक्स में 2 रेज से ज़्यादा लाई कर रहे हैं, ठीक है, पार्ट्स हो रहे हैं उसके, तो फिर हम उसको एक सिंगल लेटर से डिनोट नहीं कर सकते, वहाँ पर कन्फ्यूज़न हो जाएगी। लेकिन अगर एक वर्टेक्स में सिर्फ 2 ही रे लाई कर रही हैं, इनिशियल पॉइंट है और उससे 2 ही रे निकल रही हैं, तो उसको हम सिंगल भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो ये क्योंकि यहाँ पर हम देखेंगे ABCD 4 वर्टेक्स हैं और चारों ही वर्टेक्स में 2 रे लाई कर रही हैं, 2 यहाँ पर लाइन सेगमेंट हैं, तो 2 लाइन सेगमेंट लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर कोई इशू नहीं है। हम इनको सिंगल एंगल A कॉमा एंगल B कॉमा एंगल C एंड एंगल D ऐसे भी लिख सकते हैं। और इनको हम कैसे और रिप्रेजेंट कर, क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं तो हमें दोनों तरफ से दोनों ही तरीके से लिख लेना चाहिए, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं DAB एंगल DAB। अब ये तो समझ में आ ही जाएगा ना कि DAB को हम BAD भी लिख सकते हैं, वो दोनों सेम है, अलग अलग एंगल का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। DAB और BAD 2 सेम एंगल्स का रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। और आगे अगर हम एंगल B के लिए बोलना चाह रहे हैं तो एक इस वाले लाइन सेगमेंट का पॉइंट लेंगे और एक दूसरी वाली साइड में का कोई पॉइंट लेंगे, तो ABC एंगल ABC। ऐसे ही एंगल C की बात करेंगे तो 2 रे जा रही है, रे निकल रहा है बार बार, लाइन सेगमेंट है यहाँ पर, तो 2 लाइन सेगमेंट जा रही हैं CD और CB। तो यहाँ पर हम B से शुरू करेंगे, BCD, ठीक है, एंगल BCD। और अगर D की बात करेंगे तो CDA एंगल CDA। तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। सेकंड आते हैं। इन द गिवन डायग्राम, इस दिए हुए डायग्राम में नेम द पॉइंट या फिर पॉइंट्स, मतलब या पॉइंट है तो पॉइंट का नाम लिखो और पॉइंट्स हैं तो एक से ज़्यादा है तो पॉइंट्स के नाम लिखो। इन द इंटीरियर ऑफ एंगल DOE, एंगल DOE ये वाला जो पोर्शन है
ये वाला जो एंगल है इसके अंदर लाई कौन कर रहा है, पॉइंट ए, तो इसको हम लिख देंगे पॉइंट ए, ठीक है। इन द एक्सटीरियर ऑफ ई ओ एफ, एंगल ई ओ एफ इसके एक्सटीरियर में, तो बाहर कौन सा पॉइंट है, पॉइंट सी। और अगर ये भी पूछते ना कि एक्सटीरियर ऑफ डी ओ ई, तो भी सी ही होता। और ये भी पूछते कि डी ओ एफ के एक्सटीरियर, एंगल एक्सटीरियर ऑफ एंगल डी ओ एफ, तो भी आंसर सी ही होता, ठीक है, क्योंकि कोई दूसरा अनदर पॉइंट नहीं है, सिर्फ सी ही है, और वो तीनों के लिए हो सकता है क्वेश्चन। ऑन ई ओ एफ, ई ओ एफ ये वाला जो एंगल है इस पर कौन सा पॉइंट है, बी, ठीक है, तो ये हो जाएगा पॉइंट बी। ये ऑन द एंगल है, तो ये मतलब बिल्कुल उसके जो रे होती है ना, रे या लाइन सेगमेंट कुछ भी, तो उस पर लाई करने वाला पॉइंट चाहिए होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ड्रॉ रफ डायग्राम्स ऑफ टू एंगल्स, दो एंगल्स के रफ डायग्राम बनाने, दो एंगल होने चाहिए, सच दैट दे हैव, इस प्रकार से कि उनके पास क्या हो, वन पॉइंट इन कॉमन। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से करते हैं। वन पॉइंट इन कॉमन, तो हमने क्या करना था, पहले ऐसे समझते हैं, ये दो एंगल बनाने हैं, ठीक है, ऐसे दो एंगल हमने बनाने हैं। इसको नाम दे देते हैं ए ओ बी, और इसको नाम दे देते हैं सी डी ई, ऐसे कुछ भी नाम दे देते हैं। ये दो एंगल हमने बना दिए, लेकिन अब इसमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। जो हमने बनाया उसमें हमने ऐसे इनको चेंज करने कि जो हमें रिप्रेजेंट करना है वो हम कर पाएँ। वन पॉइंट इन कॉमन, इन दोनों एंगल्स में इसको ऐसे बनाना है कि एक पॉइंट कॉमन हो। अब जैसे अभी हमने बनाया ना 6 पॉइंट, 6 के 6 अलग है, तो ये ऐसा नहीं बनाना। अब इसको कुछ बदलो, इसको कैसे बदलेंगे, इनका एक पॉइंट कॉमन करना है, ठीक है। अब सोचने वाली बात है कि एक पॉइंट कब कॉमन होगा, जब वर्टेक्स के ऊपर आएगा ना, क्योंकि यहाँ रे में तो हम कुछ ऐसा कर नहीं सकते, रे से तो पॉसिबल ही नहीं है ऐसा बनाना, ठीक है। तो ये वर्टेक्स से ही पॉसिबल है, थोड़ा सोचना इस बारे में अच्छे से। तो वर्टेक्स को ही वर्टेक्स के ऊपर रखना पड़ेगा, ठीक है। ये वाला जो डी है ना, उस डी को ऐसे उठा करके हम यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा बी, ये हो गया ए, और ये हो गया हमारा ओ, और इसी में हमने इस डी को ला करके यहीं पर रख दिया, ठीक है। तो ये दो इसकी भी रे निकली, ये वाला हो गया ई और ये वाला हो गया सी, ठीक है। तो ये दो एंगल बन गए, ये दो एंगल हैं बी ओ ए, एंगल बी ओ ए एंड एंगल सी ओ ई, ये दो, ठीक है। इसमें ये जो ओ और ओ, ये दो क्या हैं, कॉमन। अब कुछ लोग सोचेंगे कि मतलब ये ऐसे क्यों बनाया, मतलब सीधे सीधे हम इसको ऐसे बना देते, ओ बी ए, और यहीं से ऐसे जोड़ देते, ठीक है, और उसको लिख देते सी। ये गलत है, ठीक है। क्यों गलत है, क्योंकि हमसे बोल रहा है कि ये जो दो एंगल है ना, ये वाला एंगल और ये जो दो एंगल हमने बनाए, इसमें सिर्फ वन पॉइंट कॉमन होना चाहिए, एक ही पॉइंट कॉमन होना चाहिए। लेकिन अब इस डायग्राम को हम ध्यान से देखेंगे तो इसमें दो पॉइंट कॉमन हो गए, बी ओ ए, एंगल बी ओ ए, एंगल ए ओ सी, तो इसमें ओ ए ओ, मतलब ओ ए, दो पॉइंट कॉमन हो गए ना, तो ये वाला जो है वो गलत हो जाएगा फर्स्ट के लिए, ठीक है। ये कब सही होगा, टू पॉइंट्स इन कॉमन, ये जो हमारा सेकंड वाला पार्ट है उसका फिगर बनेगा ऐसे, ठीक है, क्योंकि इन दोनों में अब 2 पॉइंट्स कॉमन हो गए हैं, ओ और ए। वन के लिए ये वाला, इनको मतलब हमने अलग करना पड़ेगा, ये जो एक पॉइंट को दूसरे से, सिर्फ एक पॉइंट को एक पॉइंट के ऊपर, वर्टेक्स को वर्टेक्स में रख देंगे, बाकी की ये एंगल अलग और ये एंगल अलग,
ठीक है, मतलब क्या किया हमने, पहले वाले के लिए वर्टेक्स के ऊपर वर्टेक्स रख दिया, और दूसरे वाले के लिए हमने वर्टेक्स एक रो को इसी के वर्टेक्स और एक रो के ऊपर ओवरलैप करा दिया, मतलब OA के ही ऊपर हमने इस DC को रख दिया, ठीक है, और E वाली साइड नीचे को आ गई। तो ये क्या बन गया, फिर इस टाइप का फिगर बन गया, ठीक है। अब बोल रहे हैं 3 पॉइंट्स इन कॉमन, तो ये तो सिंपल ही है, मतलब इसी में भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर हम एक और पॉइंट बना दें ऐसे, ठीक है, F बना दीजिए। तो F ये जो पॉइंट बन गया वो ये कॉमन हो गया, इसमें भी 1 2 3 और इसमें भी 1 2 3 3 कॉमन। ये तो बहुत ज़्यादा इजी है, मतलब अगर इससे ज़्यादा पूछेंगे ना, चाहे 10 भी पूछें, चाहे 20 पूछें, चाहे 100 पूछें, 100 1000 कितने भी पूछें, तो ये जो कॉमन रे हमें मिल गई है दोनों की, तो इस क्योंकि एक रे तो इनडेफिनेटली हम आगे तक बढ़ा सकते हैं, तो इस रे में हम कितने भी, चाहे हमसे 100 पॉइंट्स बोले ना कॉमन, तो इस रे में हम 100 कॉमन पॉइंट्स बना देंगे, ठीक है। तो अब इससे ज़्यादा कोई इशू नहीं है, 1 के लिए थोड़ा सा सोचना था, 2 के लिए थोड़ा सा सोचना था, 2 से ज़्यादा के लिए अब नहीं सोचना, 3 4 कितने भी पॉइंट बोलें, जैसे ये 4 पॉइंट इन कॉमन है ना, तो इसके लिए भी सेम ऐसा ही डायग्राम बनेगा। ये हमने बनाया, और इस वाली रे जो कॉमन रे है उसको हमने आगे तक बढ़ा दिया, O B A C। अब ये एक पॉइंट है यहीं पर, और 3 4 बना दें तो ये सारे पॉइंट कॉमन हो जाएंगे, इस वाले एंगल के लिए भी और इस वाले एंगल के लिए भी, ठीक है। तो ये सिंपल होगा। 1 रे इन कॉमन, ये तो बहुत ज़्यादा इजी, लास्ट जो क्वेश्चन है ना, 1 रे इन कॉमन, ये तो और भी ज़्यादा इजी है, यही है इसका आंसर। ये रे कॉमन है ना, कॉमन रे जब आई तभी तो हमने उसमें 2 3 4 100 1000 कितने भी पॉइंट बना दिए, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इजी है, ऐसे ही बन जाएगा इसका रफ डायग्राम, BOA हाँ, एक चीज़ और ज़रूरी है कि लिखना भी है इसको, जैसे हम इसको लिखेंगे BOA एंगल AOC, ये है ना, तो OA AO ये जो है, मतलब ये इन दोनों में कॉमन रे है OA, ठीक है। अब इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना है, अब किन्हीं के माइंड में ये भी क्वेश्चन आएगा कि रे में तो हम OA को AO नहीं कह सकते ना, ये मतलब ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होते हैं रे के केस में, ठीक है। रे में मतलब हमने OA कहेंगे, OA ये हो जाएगा। अब अगर उसको हम AO कह रहे हैं तो फिर तो A यहाँ पर आना चाहिए और O ऐसे जाना चाहिए। अब कितनों के माइंड में ये क्वेश्चन भी आ रहा होगा, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखो, जैसे ठीक बात है कि OA को हम AO नहीं कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर देखेंगे ना, तो यहाँ पर हम O से लेकर A तक की बात कर रहे हैं, AOC एंगल में, ठीक है। तो इसी AOC को हम एंगल COA भी लिख सकते हैं ना, C से स्टार्ट कर देंगे, तो ये तो मानते हो ना कि ये दोनों अब सिमिलर हैं, तो हो गया सॉल्व OA OA, ठीक है। तो वो देखना है हमने, ठीक है, इस सिचुएशन वाइज काम करना है। बाकी ये ठीक है कि OA को AO नहीं लिख सकते हैं, लेकिन हम जैसे यहाँ से जा रहे हैं ना, तो हम यहाँ से भी जा सकते हैं, और ये पर्टिकुलर हम A जो है वो एंगल के अंदर का पार्ट है, ठीक है, रे OA ही है दोनों में, ठीक है। तो ये यहीं पर क्लियर होता है हमारा जो एक्सरसाइज 4.3 है। कुछ ना समझ में आया हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में पूछ लीजिएगा। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में ट्राइंगल्स और उससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है।